दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लगातार अपनी वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लगातार हम वीडियो डाल रहे हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी की अभी तक हमने जो है 13 क्लास अपलोड कर दिए। 13 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज की हमारी 14वीं क्लास है। 14वीं क्लास पार्ट 2। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कि हम आज गंगेटिक प्लेन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसकी आज पार्ट 2 है। और आज ही गंगेटिक प्लेन को हम ख़त्म कर देंगे। मतलब मध्यवर्ती मैदान की जो हम बात कर रहे थे, जो पर्वतीय क्षेत्र के बाद मैदानी क्षेत्र की बात थी, उसको हम आज ख़त्म कर देंगे। क्योंकि हमने ओवरऑल एक क्लास कर चुके हैं, जो कि हम 40 मिनट की क्लास थी। उसमें ओवरऑल हमने जो है एक उसका स्टार्टिंग का सारा खाका जो था तैयार कर चुके, मतलब पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम अभी बढ़ेंगे आगे, तो हम लोग उसके बारे में क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने पढ़ा क्या था, क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से पॉइंट एग्ज़ाम में आ सकते हैं, सारा हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा हमारा एक मोटिव रहा है, या हमारा उद्देश्य रहा है कि जैसे हम कोई क्लास स्टार्ट करते हैं, हमारी जब की क्लास चालू होती है तो उसमें एक मोटिवेशन थॉट जो कि हम लेके आते हैं, और बच्चों के अंदर यही थॉट लाने का मतलब ये रहता है कि बच्चे उस मोटिवेशन थॉट से प्रेरित हों, उस मोटिवेशन थॉट को अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में रखें, उस मोटिवेशन थॉट के साथ आगे बढ़ें और पढ़ाई करें। क्योंकि जो मोटिवेशन होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि जब हम दूसरे को समझाते हैं, दूसरा हमारी बात से प्रभावित होता है, समझता है। क्योंकि देखा होगा कि एक साइंटिस्ट, एक इंसान है, एक ये देख रहे हैं कि एक आदमी है, यही साइंटिस्ट बन जाता है, साइंटिस्ट हो जाता है, और यही आगे चल के टेररिस्ट हो जाता है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हैं, साइंटिस्ट और टेररिस्ट में अंतर क्या है? यही इंसान है ना, इसके अंदर ब्लड वही है, जो हीमोग्लोबिन इसके साइंटिस्ट जो बना है उसके अंदर जो है, जो है टेररिस्ट बना उसके अंदर हीमोग्लोबिन। दोनों का जो ब्लड है वो भी ब्लैक। ये थोड़ी नहीं कि टेररिस्ट का ब्लैक हो जाता है और इसका रेड है, ऐसा नहीं है। दोनों का ब्लड जो है रेड ही है। लेकिन अब आप यहाँ पे समझने वाली बात है कि उसका दिमाग, उसको जो समझाने वाले टीचर थे, जो उसको बताया, इस संगति जो उसकी थी, जिन लोगों के संगति में रहकर इसको पढ़ाया गया, लिखाया गया, उन्होंने इसका दिमाग में ऐसी चीज़ भर दी, ऐसा इसके दिमाग को ब्रेन वॉश कर दिया गया, ऐसे दिमाग में ऐसी उल्टा सीधी चीज़ें डाल दी गई, समझा दिया गया उल्टा सीधा, जिसको वही सत्य बता दिया गया, जिससे ये गलत काम करने के लिए जागरूक हो गया। और दूसरे वाले को वही सही डायरेक्शन दिया गया, सही चीज़ें बताई गई, दिमाग में सही चीज़ डाली गई, सही चीज़ डाली गई, और वो एक साइंटिस्ट बन गया, एक बड़ा इंजीनियर बन गया, आईएएस अधिकारी बन गया, अदर कुछ बन गया, मतलब सही रास्ते में सामाजिक व्यक्ति बन गया। ठीक है, एक बहुत बड़ा विचारक बन गया। तो बस समझने की बात हो तो समझाने वाला जो हम लोग बताते हैं, इसलिए कि बच्चे के अंदर एक मोटिवेशन थॉट है, उसको जो है पता चले कि नहीं ये सही है। और कभी कभी ये होता है कि हम लोग कभी बहुत निराश होकर बैठ जाते हैं, हम कुछ नहीं करना चाहते हैं, लगता है कि हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको समझाने वाला कोई नहीं होता है। अगर उसी समय कोई इसको समझाने वाला आ जाता है, अगर मान लीजिए उसका एक एग्ज़ाम हुआ, नहीं हो पाया, बहुत ही उम्मीदों के साथ था, उसको कोई समझाने वाला आ जाता है, वहीं उसको समझाने वाला एक पॉजिटिव वाला आता है, एक नेगेटिव वाला आता है। पॉजिटिव वाला आएगा तो वो आगे बढ़ के कुछ और अच्छा करेगा, नेगेटिव वाला आएगा तो हो सकता है कि वो कुछ गलत काम कर बैठे, सुसाइड या कुछ गलत ऐसी चीज़ कर बैठे, जिससे उसको ज़िंदगी भर पछताना पड़े या उसके घर वालों को। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर डिपेंड करता है। तो मेरा मतलब ये रहता है कि बच्चों को मोटिवेशन थॉट मिलता रहे, जिससे वो आगे बढ़ते रहें, कभी वो निराश हताश ना हो। हताश नहीं होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हताशा लगती है हाथ, लेकिन उस हताशा हावी नहीं होने देना, उस हताशा को पॉजिटिविटी में चेंज कर देना है। ठीक है ना, उसको आशावान बनाना है, उस हताशा को हटा के आशावान बनाना है। ठीक है ना, हताशा, हताशा, तो उस शब्द को जोड़ना है, तो शब्द से ही शब्द बनते हैं, शब्द से ही पॉजिटिव शब्द बन जाते हैं। जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि आशा निराशा, आशा बनी रहेगी तो हम कुछ भी, होप पे दुनिया टिकी है। निराशा मतलब होप ही नहीं वहाँ पे, विदाउट होप की। तो मैंने आज आपको जो बात बताई आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो मोटिवेशन थॉट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आज के मोटिवेशन थॉट पर डिस्कस करते हैं। अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो हम कभी भी दूसरों पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत करना जानते हैं, कुछ भी करना, मतलब आप ये समझिए कि आप सोचिए कि नहीं बिना मेहनत करे हमें मिल जाए, आप हमेशा दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, हमेशा, जो कि बहुत गलत चीज़ है। हमेशा आप जब बचपन में बच्चा क्या करता है कि हमें कॉलेज पढ़ाई करना है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, तो वो
क्या करता है कि वो ऐसे लोगों को ढूंढता है कि वो कोई पढ़ा लिखा हो, ज़्यादा अच्छा हो, वो मेरी हेल्प कर दे, मैं नकल करके पास हूँ। भाई डिपेंड कब तक रहोगे, आगे चल के आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो आप क्यों इस चीज़ में भटक रहे हो? कभी कभी होता है कि वो भटकने बैठ जाता है, वो उसी चीज़ लग जाता है। तो जब तक आप मेहनत करना जानते हैं, आप किसी चीज़ को करने के लिए आतुर रहते हैं कि मुझे बस करना है तो करना है, तब तक आप किसी के सामने गिड़गिड़ाएंगे नहीं, किसी के सामने आपको जो किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप मेहनत करना सीखिए, आप शिद्दत से काम करना सीखिए। ये मत नहीं कि बस थोड़ा किए बस छोड़ दिए। ठीक है, अगर हम मेहनत करना जानते हैं तो हम कभी भी दूसरों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें कभी भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, कभी भी बात याद रखिएगा, मेहनत चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ठीक है, मेहनत करना जानते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे तो आपको बता रहा हूँ, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो मान लीजिए सामाजिक व्यक्ति है, बहुत समझदार है, सब कुछ है, लेकिन वो उस स्टेज में पहुँच गया जहाँ पे उसको जो है अब उसका मन नहीं पढ़ाई करने का, लेकिन उसको मेहनत करना तो आना चाहिए ना। मतलब आप मेहनत करना जानते हैं, मैं एक प्रकार के शारीरिक अब मेहनत करके कमा रहे हैं, तब भी आप दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं दोनों प्रकार की मेहनत, शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की बात करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे मेहनत कौन सी कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, तो ये मानसिक वर्क है, ना कि शारीरिक वर्क। क्योंकि मैं आपको दिमाग लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो ये एक प्रकार क्या है, मानसिक वर्क है, मानसिक कार्य है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन थॉट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं कि फेलियर से सक्सेस की और जाने का रास्ता ऐसे ही जाता है। ठीक है, भले ही बीच में खाई रहती है, जब भी आप निराश हो जाएंगे, आपको कोई गलत संदेशा देने वाला आ जाएगा, इसी खाई में आप नीचे गिर जाएंगे और जो है आप कभी ऊपर नहीं आ पाएंगे। और यहीं पे कोई आपको बी पॉजिटिव वाला सकारात्मक विचार देने वाला आ जाता है, तो आपको इसी खाई को आसानी से जंप करा देगा और आप यहाँ पे आसानी से पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, कभी मत घबराइए। कोई एग्ज़ाम दे रहे नहीं हो पाया, नहीं होने दो, ठीक है, कोई बात नहीं, सीख लिए, अगली बार कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो बी पॉजिटिव रह के आगे बढ़िए। तो आज की जैसे मैंने बताया ज्योग्राफी की क्लास 12th है, 14वीं क्लास है, सॉरी 14 क्लास है, और पार्ट 2 है, गंगेटिक प्लेन के बारे में बात कर रहे हो तो उसका पार्ट 2 है। ठीक है, मैंने बताया था सारा मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा। तो आप क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, मैं मोटिवेशन थॉट बताता हूँ आपको, इसको भी समझिएगा आप। और क्लास को जो है अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी कंटेंट समझ में आए, पता चले कि हम यहाँ पे कोई क्लासें ले रहे हैं, कुछ मतलब समझा रहे हैं, बचा रहे हैं बच्चों को। और ये रहे कि आप जो है नोट्स बनाते जाइए, मैं आपको पीडीएफ पूरी प्रोवाइड कर दूँगा एक साथ, और आप कभी मत घबराइए कि पीडीएफ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे, मैं आपको पीडीएफ दूंगा। और इसके बाद जो रहता है कि वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इससे जो है आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। कभी कभी होता है कि आप स्किप करके निकल जाते हैं, तो वहाँ आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से स्टार्ट करिए और लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपना फीडबैक दीजिए, अपनी बातें बताइए कि हमें सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। क्वेरी के लिए आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हमारा ये रहता है कि बच्चों को अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हमें बताएं, हम उसके लिए कोई मतलब जैसे क्वेरी सेशन नहीं होता है, क्वेरी सेशन रख सकते हैं एक संडे को, तो वैसा भी कर लेंगे। अगर आप लोगों को सबका ये रहेगा कि हमें ये क्वेरी है इसमें ज्योग्राफी की सारी क्लासेस के बाद, तो हम इसका एक क्वेरी सेशन रख लेंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा समय का अभाव है, लेकिन मैं अपने प्रयास करता रहता हूँ कि बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ, रोज़ दूँ। लेकिन थोड़ा सा रहता है, तो थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, थोड़ा सा मनोबल हमारा बढ़ाइए, और हमें थोड़ा अपना प्यार दीजिए कि अपने दोस्तों को शेयर करिए। और थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा ना कि एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, हाथ से हाथ रख के। आप हमसे जुड़े हैं, हम आपसे जुड़े हैं, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा आपको, तो वही चीज़ रखना है। तो हम पहले क्विक रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग शिवालिक श्रेणी, जो कि बाहरी हिमालय है, मैं स्पीड में डिस्कस करूँगा। बाहरी हिमालय है, शिवालिक श्रेणी के बाद जो शिवालिक श्रेणी का जो पाद है वो किससे जुड़ा रहता है, गंगेटिक प्लेन के स्टार्टिंग पॉइंट से जुड़ता है। गंगेटिक प्लेन का जो शिवालिक श्रेणी का पाद है वो गंगेटिक प्लेन के मध्यवर्ती मैदान के ऊपरी भाग से जुड़ता है। जो ऊपरी भाग कहलाता है वो क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। मतलब बाबर आया, तराई के मैदान में लड़ाई किया, ठीक है, फिर बांगर को खा गया। बांगर मतलब किसको, जो उसका पहला शत्रु था, ठीक है ना, किसको खाया गया था, बांगर को खा गया। बांगर को खादर, बांगर खादर, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोदी। तो ऐसे करके जो है आपको क्वेश्चन याद करना है, क्योंकि देखो कभी कभी होता है ना कि आप लोग पढ़ते हैं
लेकिन उसको समझना ना ज़रूरी होता है, जिससे आपको कोई ट्रिक बनानी पड़े आप खुद से बना लिया करिए। मैं तो आपको बता ही देता हूँ, लेकिन आप थोड़ा अपने से बता लेंगे तो और आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो मैंने ऐसे सारा डिस्कस किया था कि भावर तराई बांगर खादर। मैंने इसका जो डिस्कस किया था भावर तराई बांगर खादर के बारे में डीप में बताया था। मैं आपको एक बार आपको जो है मोटा मोटा और बता देता हूँ। इनको मैं जो है जो डिवाइड किया था, ये मैं जो है मतलब भौगोलिक रूप में, मतलब उसके उच्चावच के रूप में, उसके ऊंचा नीचा के रूप में, जैसे मतलब इसकी आकृति के रूप में, जो मैदान की आकृति है फिजियोग्राफिक के रूप में इसका डिवीज़न किया था। ठीक है ना। अभी रीजनल डिवीज़न मैंने बताया था करेंगे, तो उसमें जो अगले पीपीटी में ये दिखाया गया कि रीजनल डिवीज़न कैसे हुआ, प्रादेशिक विभाजन, मध्यवर्ती मैदान का प्रादेशिक विभाजन। तो हम लोग भाबर के मैदान की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, शिवालिक के गिरिपाद होते हैं भाबर। ठीक है ना। इन्हें क्या कहते हैं, जलोढ़ पंख भी कहते हैं, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी से बने हुए होते हैं। इन्हें यहीं पर नदियाँ को विलुप्त हो जाती हैं, इन्हें जलोढ़ पंख बोलते हैं। पॉइंट 1, यहीं पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। इनकी चौड़ाई जो होती है भाबर मैदान की 8 से 10 किलोमीटर होती है, मैंने बताया था। और बताया था कि इनका विस्तार क्या होता है कि पश्चिम पंजाब से लेकर पूर्व में असम तक होता है। तो पंजाब और इधर असम तक इनका क्या होता है, विस्तार होता है। ये भी आपको दिमाग में रहे। जैसे मैं बता रहा था कि सारी चीज़ें हो गई। अब एक पॉइंट है कि भाई इनमें कैसे कैसे पत्थर होता है, कैसे इनका निर्माण होता है। तो जो ये क्या कहते हैं भावर मैदान होता है, इस बड़े बड़े पत्थर कंकड़ों से इसका निर्माण होता है, क्योंकि ये शिवालिक के पाद होते हैं, यहीं पे पत्थर बड़े बड़े आते हैं। यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं पूरी तरह से। ठीक है ना। और यहीं से नदियाँ क्या होती है, विलुप्त हो जाती हैं और छुपकर प्रवाहित होती हैं। कंकड़ पत्थर बजरी से निर्मित होने के कारण ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती। बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं तो कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती है। ठीक है ना। यहाँ पर अधिकतर जो है वार्षिक वर्षा का जो क्षेत्र होता है यहाँ पे 100 से सेंटीमीटर से अधिक का होता है। ठीक है ना। वार्षिक वर्षा का क्षेत्र जो होता है, वार्षिक, यहाँ पे वर्षा की जो बात हो रही है, वार्षिक वर्षा का क्षेत्र जो होता है वो 100 सेंटीमीटर से अधिक होता है। यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाती, पूछ लेता है कि मतलब भाबर के मैदान में कैसी वनस्पति पाई जाती है। तो अर्ध पर्णपाती, अर्ध पर्णपाती। ठीक है। अर्ध पर्णपाती मतलब सघन वनस्पति रहती है, सघन वनस्पति। ठीक है, सघन वनस्पति रहती है, अर्ध पर्णपाती। अब इसके बाद हम लोग बस करेंगे तराई के मैदान की बात करेंगे, तराई। ठीक है, तराई। तो तराई में क्या मैंने बताया था, भाबर के दक्षिण का निचला भाग है, भाबर का निचला वाला भाग है। इसकी चौड़ाई भी 12 से 15 किलोमीटर है, 12 से 15 इसकी जो है चौड़ाई है। ठीक है। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये पश्चिम बंगाल से कहाँ तक है? मतलब पंजाब से लेकर ये भी तीस्ता नदी तक है, पंजाब से तीस्ता नदी सिक्किम तक। ठीक है। अब यहाँ पर हिमालय नदियों के बारीक अवसाद से, मतलब छोटे छोटे अवसाद से बना हुआ ये मैदान होता है। बड़ा उपजाऊ होता है, दलदली स्थान होता है। मच्छर मलेरिया का बड़ा ही खतरा रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत उपजाऊ भी होता है। तो यहाँ पे नदियाँ क्या है, पुनः प्रकट हो जाती हैं। यहीं पे विलुप्त हुई नदी यहाँ पे प्रकट हो जाती हैं। यहीं पे क्या करती है नदियाँ, क्या करती है, विसर्प मियांडर बनाती हैं। यहीं पे विसर्प बनाती हैं नदियाँ जब आती हैं। मैं बताया था नदियाँ यहीं पे विसर्प बनाती हैं, मियांडर बनाती हैं। यही विसर्प को मियांडर कहते हैं। गोखुर झील बनाती हैं, गोखुर झील बनाती हैं। मैं सारा डिस्कस करूँगा। ठीक है, क्योंकि तराई में सारी चीज़ बनती है। यह कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होता है। दलदल भूमि होती है, तभी यहाँ पे क्या होता है, प्लाज्मोडियम अधिक विकसित होते हैं। प्लाज्मोडियम मतलब जो मच्छर होती हैं। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ के क्षेत्रों में जो रहने वाले लोगों को मलेरिया बहुत हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है। कैसे मच्छर से? मलेरिया, माँ से माँ, माँ से मादा एनाफिलीज। ठीक है ना। तो इसको भी आपको जो है याद रखना है। यहाँ पे जो वनों का विस्तार हो, जैसे वहाँ वन सघन है, यहाँ पे कृषि का विस्तार करना है, तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा। अब मैं बात करूँगा, मैं अब यहाँ पे जो है थोड़ा इसको इरेज करूँगा और फिर मैं आपको जो है अगला वाले पार्ट, अगली वाली चीज़ बताऊँगा। फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। फिर बांगर की बात कर रहे हैं हम लोग, फिर हम लोग खादर की बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा बांगर और खादर। अब मैं बांगर में बात कर रहा था। बांगर में हम एक मिनट, बांगर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि बांगर क्या होता है। तो मैंने बताया तराई के मैदान का दक्षिणी भाग होता है, दक्षिण पश्चिम भाग होता है। ये मध्यवर्ती मैदान की उच्च भूमि होती है। ये क्या होती है, उच्च भूमि होने मतलब उच्च भूमि होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बनता है, यहाँ नदी के बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, उच्च भूमि होती है। और मैंने बताया था कि यहाँ वर्षा का प्रत्येक वर्ष नहीं हो पाता, यहाँ पे बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष नहीं पहुँचता है। बांगर प्रदेश कहते हैं। पंजाब हरियाणा एनसीआर में इसका है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका क्षेत्र है। कृषि के लिए ये भी उपयोगी होता है, कृषि के लिए ये भी क्या होता है,
उपयोगी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाता, बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, ये भी याद रखिएगा। अब मैं खादर की बात करूँगा, ये तराई के दक्षिण में और बांगर के पूर्व में मैदान होता है। मतलब तराई के, जो तराई हम लोग बात कर रहे हैं, तराई के दक्षिण में होता है, वह बांगर के क्या होता है, बांगर के पूर्व में होता है, बांगर, बांगर के पूर्व में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये बांगर के पूर्व में होता है। अब मैं बात करता हूँ कि ये नवीन जलोढ़ को खादर कहते हैं। मतलब यहाँ पे नवीन जलोढ़, यहाँ पे बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, बाढ़ का पानी क्या हो जाता है, बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, तो ये क्या होता है, नवीन जलोढ़ होती है मिट्टी, नवीन, एक मिनट, नवीन जलोढ़ का मैदान होता है, नवीन जलोढ़। तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ मतलब बाढ़ का पानी पहुँचता है तो अपने साथ अवसाद ले जाता है, छोड़ते हुए बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे नवीन जलोढ़ का मैदान बन जाता है, नवीन जलोढ़ का, ठीक है ना। तो मध्यवर्ती मैदान की वह निम्नतम भूमि होती है जहाँ बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुँच जाता है, तो मृदा का नवीनीकरण हो जाता है। मैंने कहा था बाढ़ का पानी पहुँचेगा, मृदा का नवीनीकरण, अब यहाँ पे मृदा का नवीनीकरण हो जाता है, जिसे खादर प्रदेश कहते हैं। ये क्या होता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है। कौन कौन से प्रदेश आता है इसमें, एक मैं बात करूँगा मैं, इसमें आता है पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है, बिहार आता है, 1 2, पश्चिम बंगाल आता है, और चौथा राजमहल, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ आती हैं, झारखंड में राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड में राजमहल की क्या आती है, पहाड़ियाँ आती हैं, ठीक है ना, राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये सारा था, ठीक है। ये भी क्या होती है, कृषि के लिए अधिक उपयोगी मृदा होती है, लेकिन यहाँ पे जैसे जब बाढ़ का पानी निकल जाता है तो जो रेत बचता है, जो आइलैंड टाइप का बन जाता है, वहीं पे जो है मतलब साल भर वाली कृषि नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ कहीं भी बाढ़ का पानी पहुँच सकता है, ठीक है। इसी क्षेत्र में बारिंद का मैदान, इसी क्षेत्र को इसी को बारिंद का मैदान कहते हैं। क्या कहते हैं, बारिंद का मैदान। बाकी हमने डिस्कस कर लिया था कि रेहू क्या होती है, कल्लड़ क्या होती है, सारा हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। अब प्रादेशिक विभाजन के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने इतना ओवरऑल मैंने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इसलिए बता रहा था मैं, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन जाए, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके पीपीटी में आते हैं और डिस्कस करते हैं इसकी पीपीटी के बारे में, ठीक है। तो पीपीटी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक विभाजन हम लोग पढ़ रहे थे, प्रादेशिक विभाजन। तो राजस्थान का एरिया, पंजाब हरियाणा का, गंगा का और ब्रह्मपुत्र का। गंगा में उच्च गंगा, अपर गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, तो मैं इसको जो है मैप में आपको दिखा दूंगा एक बार पहले सबको, कि पंजाब का क्षेत्र हो गया ये वाला, एक मिनट मैं इसको थोड़ा छोटा करूँगा। ये पंजाब का एरिया हो गया, ये अपर गंगा हो गया, मिडिल गंगा हो गया, और ये लोअर गंगा हो गया, यहाँ पे लोअर गंगा हो गया, ठीक है ना। ये बांग्लादेश वाला एरिया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र प्लेन हो गया ये सारा, ये नॉर्दर्न माउंटेन हो गया, ठीक है। ये सारे मैं रीजन बता रहा हूँ, राजस्थान का प्लेन हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके मैं जो है मोटा मोटा आपको जो है बता रहा हूँ कि बांट दिया हूँ मैं इसको ऐसे करके। जैसे हम गंगा के प्लेन की बात करते हैं ना, तो अपर, मध्य, निम्न, ब्रह्मपुत्र वाला मैदान हो गया, पंजाब हरियाणा गंगा, राजस्थान का मैदान। आगे डिस्कस करते हैं। इसी मैप को हमने बड़ा कर दिया है कि ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया, गंगा का मैदान में मिडिल हो गया, अपर हो गया, लोअर हो गया, पंजाब का हो गया, राजस्थान का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्र की बात करते हैं। अवस्थिति इसकी क्या है, अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में 1.7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है ये मैदान। इसका निर्माण किससे हुआ, एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने से हुआ, मतलब समुद्र के जो पीछे हटने से एक भाग का निर्माण हुआ है। इसका प्रमाण सामर झील है। जो सामर झील है खारे पानी की है, तो पानी वहाँ पे रह गया था जो कि खारा है। इससे प्रमाण होता है कि यहाँ पे कहीं समुद्र था, तो समुद्र पीछे गया तो यहाँ पे मैदान बन गया, राजस्थान का मैदान बन गया। और यहीं पे जब एक ऐसा स्थान रहा जहाँ पे पानी कुछ रह गया, जिसे झील बन गई, जैसे कि सांभर झील है। वर्तमान समय में इस मैदान का बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन चुका है। बालिका स्तूप और बरखान से ढका हुआ है, बालिका स्तूप और बरखान से ढका हुआ है, यह भी याद रखिएगा। अन्य विशेषताएं इसकी हैं कि प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी इस मैदान में हैं, तो लूनी और उसकी सहायक नदियाँ हैं। लूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी सहायक नदियाँ जैसे चवाई, बांदी, सुकाई,
जवाई, बांदी, बंदी, सुकई, ठीक है ना, लूनी नदी की सहायक नदी है। अब झीलें कौन सी हैं? सांभर है, डिडवाना है, डेगना है। मैंने अभी मैं भी एक वीडियो डाला हूँ ट्रिक की, उसमें जो आपको देखना, आप देख लीजिएगा कि उसमें मैंने जो है ट्रिक के बारे में डिस्कस किया है, जीएस के कुछ प्रमुख ट्रिक पे। तो उसमें मैंने राजस्थान की जो झीलें हैं, मतलब खारे पानी की झील हैं, उनकी ट्रिक बनाई है। तो उसको आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो सारी झीलों के नाम इसमें आते हैं, जैसे सांभर, डिडवाना, डेकना, तो आप उसमें देखिएगा, ठीक है। पश्चिम भाग में विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला थार भी है इसमें। विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहने वाला जो मरुस्थल है विश्व का, बहुत सारे मरुस्थल है, सहारा है, डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट हो गया, उसका क्या कहते हैं, गोबी का मरुस्थल हो गया। तो उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है, पूछता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अब मैं पंजाब हरियाणा मैदान की बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग जो सिंधु नदी तंत्र के निक्षेपों से निर्मित है। तो ये कैसे बना है? सिंधु नदी तंत्र, 5 नदियाँ जो हैं, 6 मिला के इसको, उनसे, उनके निक्षेपों से, उनके अवसादों से बना हुआ मैदान है। यह उपजाऊ मैदान है जिसका विस्तार प्रमुखतः पंजाब और हरियाणा में है। ये 5 द्वीप क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पंजाब 5 नदियों के लिए। सिंधु झेलम नदी सिंधु सागर द्वीप बनाता है। तो सिंधु झेलम नदी के बीच का क्षेत्र जो कहलाता है वह सिंधु सागर द्वीप कहलाता है। चिनाब और झेलम के बीच का क्षेत्र कहलाता है जेच द्वीप कहलाता है। चिनाब और रावी के भेद का रेचना द्वीप कहलाता है। रावी ब्यास का बारी द्वीप कहलाता है। ब्यास फतलज के बीच का बिष्ट द्वीप कहलाता है। मतलब इनके नाम दिए गए हैं कि कौन से दो नदियों के बीच का क्षेत्र द्वीप कहलाता है। तो उनके कि ब्यास सतलज के बीच का जो क्षेत्र है द्वीप, उसका नाम क्या है? उसे बिष्ट द्वीप बोलते हैं। शासित सतलज हो गया, बिष्ट द्वीप, ऐसे करके, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि रचना द्वीप, जैसे यहाँ पे बताया गया है, जेब द्वीप हो गया, सिंध सागर द्वीप हो गया, बारी द्वीप हो गया, बिष्ट द्वीप हो गया। तो सारा इसमें जो है मैप में बता दिया गया है कैसे इनका द्वीप बना हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे बारी द्वीप, ये सारा उसी मैप में जो है दिखाया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा के मैदान की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये रेतीला मैदान मृदा है, सिल्ट मृदा है, चिकनी मृदा है, सारी चीज़ बताई गई है। तो ऊपरी गंगा का जो मैदान है वो रेतीली मृदा से बना हुआ है। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है ना। जैसे मैं ऐसे बनाऊंगा तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, तो वेस्ट। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेतीली मृदा से बना हुआ, जिसे ऊपरी गंगा का मैदान कहते हैं। सिल्ट मृदा से बना हुआ मैदान मध्य गंगा का मैदान है, जो अवध से मगध तक है, मतलब पूर्वी यूपी बिहार, पूर्वी यूपी और यहाँ बिहार। समझ गए बात को। चिकनी मिट्टी में निम्न मृदा का मैदान आता है, जो कि पश्चिम बंगाल में आता है। पश्चिम बंगाल में चिकनी मृदा है, ठीक है ना। तो ये भी आप दिमाग रखिए। निम्न मैदान गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में जनरली है, ठीक है, जो कि चिकनी मृदा से बना है। मध्य गंगा का मैदान मगध से अवध तक तथा या पूर्वी यूपी से बिहार तक, ठीक है। तो ये क्या होता है? सिल्ट मृदा का बना, रेतीली मृदा का बना कौन सा मैदान? ऊपरी गंगा का मैदान, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहलाता है। तो गंगा नदी तंत्र में जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित मैदान है। तो मतलब जलोढ़ निक्षेपों से जो मृदा है उसके निक्षेपों से निर्मित मैदान है। विस्तार इसका कहाँ से? प्रमुखतः यूपी, पंजाब, बिहार में है। यूपी, पंजाब, बिहार में है। अन्य विशेषताएं इसकी देखते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान है। प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी? गंगा, उसकी सहायक नदियाँ जैसे यमुना, गंगा, गंडक, कोसी, सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सघन आबादी वाला क्षेत्र है, यह भी याद रखिएगा। ऊपरी गंगा का मैदान, मतलब इसके 3 भागों में जो विभाजित किया गया है, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा, ये भी दिखाया गया। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, अपर गंगा, मिडल गंगा और लोअर गंगा। लोअर गंगा कहाँ? पश्चिम बंगाल का क्षेत्र कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इनका क्या, कैसे इनमें मिट्टी पाई जाती है। तो आधार है विस्तार, पहला पॉइंट है विस्तार। तो उत्तर प्रदेश में है, यूपी बिहार में, पूर्वी यूपी और बिहार में, पश्चिम बंगाल में। मतलब ये गंगा के मैदान की बात करी गई है कि अपर गंगा कहाँ तक विस्तार है इसका? उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार है। लोअर गंगा का पश्चिम बंगाल में, मध्य गंगा का यूपी और बिहार के बीच में है, ठीक है। मिट्टी कैसी पाई जाती है अपर गंगा में? तो यहाँ पर रेतीली मिट्टी पाई जाती है, सिल्ट मिट्टी पाई जाती है मध्य गंगा में, और निम्न गंगा में सिल्ट मिट्टी पाई जाती है। आकृति कैसी है? तराई है, इसमें बांगर है, इसमें खादर है, ठीक है। तो अपर गंगा के मैदान को तो तराई कहते हैं, मध्य गंगा के मैदान को बांगर कहते हैं, और निम्न गंगा के मैदान को खादर कहते हैं। नदियाँ कौन कौन सी हैं? यमुना, शारदा, रामगंगा, काली। मतलब ये कौन सी नदियाँ हैं जो कि किसके सहायक हैं? यमुना की, सॉरी, गंगा की सहायक नदियाँ हैं। कि ऊपरी गंगा के मैदान में गंगा की सहायक नदियाँ हैं,
यमुना, शारदा, रामगंगा, काली। और मध्य गंगा के मैदान में कौन सी? गंडक, सोन, कोसी, घाघरा। और निम्न गंगा के मैदान में महानंदा, तिस्ता, दामोदर, संकोस। संकोस भी एक क्या है? एक नदी है जो कि गंगा की सहायक नदी है। तिस्ता, दामोदर ये जो है निम्न गंगा के मैदान में आती है। फसल गन्ना चावल होती है ऊपरी गंगा के मैदान में। मध्य गंगा के मैदान में चावल कपास होता है और निम्न गंगा में भी चावल होता है। मतलब चावल हर जगह कॉमन है। देखो चावल यहाँ गंगा गन्ना होता है तो गन्ना वहाँ पर नहीं होता, कपास होता है यहाँ पे मध्य गंगा में। निर्माण क्या हो? निक्षेपण से हुआ, निक्षेपण से हुआ है। इसका निक्षेपण और अवतरण से हुआ है। तो निम्न गंगा का मैदान जो है निक्षेपण और अवतरण से हुआ है। हाइट कितनी है? 100 से 300 मीटर है, 50 से 100 मीटर है और 50 मीटर से भी कम है क्योंकि निम्न गंगा का मैदान है। तो सारे मैं आधार के हिसाब से इनका जो है बातें बता दी हूँ आपको। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ब्रह्मपुत्र मैदान की बात करते हैं। यह हिमालय पर्वत और शिलोंग पठार के मध्य स्थित है। हिमालय पर्वत और शिलोंग पठार के मध्य स्थित है। ठीक है। उत्तर मैदान के पूर्वी भाग होता है। उत्तर मैदान का यह पूर्वी भाग होता है। ठीक है। इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ से हुआ है। ठीक है। प्रसिद्ध क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी मैदान में है। माजुली जिसे कहते हैं, असम में है। काजीरंगा और मानस नेशनल उद्यान भी असम में है। यही पड़ता है, इसी मैदान में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र मैदान में काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान। चाय के बागान भी असम में है और चावल जूट की खेती भी यही भी होती है। चावल जूट, ठीक है, इसी मैदान में चावल जूट। चाय के बागान भी इसी मैदान में, ब्रह्मपुत्र के मैदान में है। चावल जूट भी इसी मैदान में होता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप जो माजुली इसी नदी इसी ब्रह्मपुत्र नदी में ही है और इसी मैदान में है। काजीरंगा मानस राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है यहीं पर पड़ते हैं। अन्य विशेषताओं के बारे में डिस्कस करूंगा कि 94 पूर्वी देशांतर रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान और निम्न उच्च मैदानों से को बांटती है। ठीक है। प्रमुख नदियाँ जो इसकी ब्रह्मपुत्र इसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग। याद रखिएगा कि सुबनसिरी, मानस, लोहित, दिबांग और सुबनसिरी क्या है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। 94 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान को निम्न व उच्च मैदान में बांटता है। तो निम्न व उच्च मैदानों में ब्रह्मपुत्र के मैदान को बांटा जाता है किसके द्वारा? 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा। 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के द्वारा। नदियों द्वारा गुम्फित मार्गों एवं नदियों द्वीपों का निर्माण होता है। तो नदियों के द्वारा क्या होता है? गुम्फित मार्गों और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। इसी किसके द्वारा? इसी नदी के द्वारा। मतलब नदियों जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी आती है इसी के द्वारा क्या होता है? गुम्फित मार्ग और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। अन्य फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये जो है चैप्टर में जो है खत्म हो जाएगा। विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर में है। जो ढाल है प्रति किलोमीटर में ढाल जो है 13 से 25 सेंटीमीटर के बीच में है। खादर सिल्ट के निक्षेपों से समृद्ध होता है। खादर, ठीक है, तो ये भी याद रखिए खादर की बात हो रही है। तो खादर जो होता है बांगर खादर बात कर रहा था। खादर सिल्ट के निक्षेपों से निर्मित समृद्ध होता है। डेल्टा के उच्च और निम्न भूमियों को क्रमशः 4 एवं बील की संज्ञा दी गई है। तो डेल्टा की उच्च और निम्न भूमियाँ जो जहाँ डेल्टा बनता है वहाँ जो उच्च और निम्न भूमियाँ होती हैं, उच्च भूमि को 4 बोलते हैं, निम्न भूमि को बील बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। डेल्टा वाले क्षेत्र की उच्च भूमि को 4, निम्न भूमि को बील कहते हैं। आगे बात करता हूँ मैं कि हिमालय की घाघरा नदी, हिमालय में जो घाघरा नदी में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है। तो हिमालय में जो घाघरा नदी है, घाघरा गंडक को जो जमुना गंगा की सहायक नदियाँ हैं, इसमें जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता। तो किस नदी में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है? घाघरा नदी में जलोढ़ शंकुओं का निर्माण नहीं होता है, याद रखिएगा। जलोढ़ शंकु का जलोढ़ पंख गंगा के मध्यवर्ती मैदान में बहुयात मिलते हैं। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख गंगा के मध्यवर्ती मैदान में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं? गंगा के मध्यवर्ती मैदान में, मिडल गंगा में बहुत मिलते हैं जलोढ़ शंकु, जलोढ़ पंख। ठीक, किस नदी द्वारा? हिमालय किस नदी द्वारा जलोढ़ शंकु नहीं बनाए जाते हैं? घाघरा नदी द्वारा, याद रखिए घाघरा नदी द्वारा। और कावेरी नदी के डेल्टाई मैदानों को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया था। कावेरी नदी जो डेल्टा नहीं बनाती है, जो डेल्टा है कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान को, तो कावेरी नदी का डेल्टाई मैदान है, कावेरी नदी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत की गौरव की संज्ञा, दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा दी गई है। तो कावेरी नदी का जो डेल्टा बनता है उसके मैदान को दक्षिण भारत की गौरव की संज्ञा दी गई है। सिंधु मैदान गंगा मैदान का जल विभाजक अम्बाला के पास है। तो सिंधु मैदान जो है और गंगा का मैदान दोनों का जो जल विभाजक है वो अम्बाला के पास है। ठीक है, कहाँ पे? अम्बाला के पास, याद रखिएगा।
कि सिंधु मैदान जो बना हुआ है और गंगा का मैदान बना हुआ है, इन दोनों का जो जल विभाजक किया गया है, का जल विभाजक जो हुआ है अम्बाला के पास है। कुल्लू घाटी जो है सेब फल के लिए विख्यात है। हिमाचल प्रदेश की जो कुल्लू घाटी है, हिमाचल प्रदेश की HP, ठीक है, तो सेब के लिए विख्यात है, सेब के लिए विख्यात है। विशाल मैदान में नदियों के नाम निक्षेपण परिणाम स्वरूप जलोढ़ पंख या शंकु अतः शंकुओं का निर्माण हुआ है। तो विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण हुआ है। हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर बाकी सभी नदियाँ जलोढ़ शंकु का निर्माण करती हैं। ये भी पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है कि हिमालय की घाघरा नदी को छोड़कर, केवल घाघरा नदी को छोड़ना है, बाकी सारी नदियों द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। बाकी सारी नदियों द्वारा जलोढ़ शंकुओं का निर्माण होता है। इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ होता है, जो आधार और दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष में पहाड़ियों की नदी के विकास बिंदु की ओर होता है। दक्षिण में इसका आधार जो होता है दक्षिण मैदान की ओर होता है तरफ, तथा इनका जो शीर्ष होता है पहाड़ियों से नदी के निकास बिंदु की तरफ होता है। ठीक है, पहाड़ियों जैसे निकास नहीं होता, वैसे इस तरह का होता है। उत्तरी बिहार में गंडक, कोसी, झारखंड में महानदी, तीस्ता नदियों ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। तो उत्तरी बिहार में गंडक है, कोसी है, झारखंड में महानदी है, तीस्ता है। इन्होंने बड़े पैमाने पर जो है शंकुओं का निर्माण किया है। बड़े पैमाने पर किसका निर्माण किया है, शंकुओं का निर्माण किया है। तो उत्तरी बिहार में गंडक, कोसी और झारखंड में महानदी, तीस्ता बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया है। कछारी प्रदेश में खादर मिट्टी पाई जाती है। कछारी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, खादर मिट्टी पाई जाती है। पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि कछारी प्रदेश में कैसी मिट्टी पाई जाती है, खादर। तो भाबर, तराई, पांगर, खादर, तो खादर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, कछारी प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिए, बता रहा था कि कछारी प्रदेश वाला मैंने बता दिया यहाँ तक कि कछारी प्रदेश में खादर मिट्टी पाई जाती है। तो मैं दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो है क्लास अच्छी लगी होगी। ये क्लास आपको जो बहुत अच्छी लगी होगी यहाँ तक मैंने। तो यहाँ से जो है इस गंगेटिक प्लेन का जो गंगेटिक प्लेन रहता है, इसका जो है दी एंड हो जाता है। गंगेटिक प्लेन में ख़त्म कर दिया है। जो गंगेटिक प्लेन है बच्चों, ये हमने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। आज से यहाँ पे जो है एंड हो गया ये वाला गंगेटिक प्लेन। ठीक है, हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हिमालय पर्वतीय रीजन और जो है गंगेटिक प्लेन। तो यहाँ तक हमने 2 क्लासों में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। तीसरा पार्ट हमारा जो रहेगा कोस्टल रीजन का रहेगा, तटीय मैदान का रहेगा, उसमें हम लोग सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो ऐसे करके 1 बाय 1 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो मैं दोस्तों जैसे कहा था कि मैं सारा आपको डिस्कस करूँगा, इंडियन ज्योग्राफी पूरी पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है ना, तो मैंने मुझे अपना प्रॉमिस करना है। अब आपका प्रॉमिस ये है मुझसे करना होगा कि आप जो है मेरे थोड़ा प्यार दिखाएंगे, थोड़ा सब्सक्राइब करवाएं, बच्चों को भेजेंगे, उनको बोलेंगे कि देखें। आप लोग को भी थोड़ा सा हेल्प करना है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को बताना है, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक अंत तक देखना है पूरा, और अपने फीडबैक को देना है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, अगले पार्ट पर, अगली क्लास पर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।